दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जो चाइना लेट 70s में दाने दाने को मोहताज था, वो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आइए ज्ञान की बारिश करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सब की शुरुआत होती है 1950 से, जब दोनों ही देश आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। जहां चाइना की कमांड थी माओ जेडोंग के हाथ में और इंडिया को चला रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी लीडरशिप में इंडिया धीरे धीरे ग्रो तो कर रहा था। वहीं अगर माओ जेडोंग की बात की जाए तो चाइना के लिए एक रेवोल्यूशनरी लीडर तो थे, लेकिन उनकी लीडरशिप में चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहा था और 1960 तक चाइना और इंडिया लगभग एक ही लेवल पर थे। लेकिन इसके बाद चाइना इंडिया से धीरे धीरे आगे निकलने लगा, पर उसके साथ ही चाइना के सामने कुछ समस्याएं भी आने लगी, जैसे ओवर पॉपुलेशन और बढ़ती हुई गरीबी, जिसकी वजह से चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती थी और इसी वजह से चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ भी इन सबको देखते हुए ना के बराबर थी। 1978 में जब माओ जेडोंग की डेथ हुई, उस वक्त चाइना की ओवर पॉपुलेशन और पॉवर्टी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बन चुकी थी और इसके बाद चाइना की कमान संभाली वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए, जिसके कारण चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं ऐसे कौन से बड़े फैसले थे जिन फैसलों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को संकट से बाहर निकाल लिया। चाइना चाहे कितना भी ग्रोथ कर लेता, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन उसके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसने एक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जिसके अंतर्गत किसी भी दंपत्ति को एक ही संतान करने की अनुमति थी और इन सब के चलते हुए चाइना की ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगी। ओपन डोर पॉलिसी, जहाँ इंडिया ट्रेडिशनल लॉज का इस्तेमाल कर रहा था इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे अपने फायदे के लिए, वहीं चाइना ने बदलते ग्लोबल मार्केट के साथ साथ अपनी ट्रेड पॉलिसीज में भी चेंजेस किए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चाइना में बिजनेस करने के लिए लॉज को आसान बना दिया, जिसके कारण कई बड़े मैन्युफैक्चरर और कंपनियां चाइना में शिफ्ट हो गईं, जिससे चाइना की इनकम भी बढ़ी और वहां के लोगों को रोजगार भी मिला। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, 1980 से ही चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना शुरू कर दिया था। जहां इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूरत से भी आधा खर्च कर रहा था, वहीं चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूरत से भी ज्यादा खर्च कर रहा था और आज भी चाइना हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बदौलत ही चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स और इसी वजह से ग्लोबली चाइना की कई बड़ी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं। प्राइवेटाइजेशन, जहां इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को बहुत बाद में अडॉप्ट किया, वहीं चाइना ने इसे 1970 से ही शुरू कर दिया था, जिसके कारण वहां के प्राइवेट प्लेयर्स ने भी एक मेजर रोल निभाया चाइना के इकोनॉमी को बूस्ट करने में। सेक्टोरल मार्केट अप्रोच, जहां इंडिया हैवी इंडस्ट्रीज को टारगेट करता है, वहीं चाइना स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी टारगेट करता है और इसीलिए चाइना ने सोशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए, जिनका फोकस था एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज छोटी छोटी चीज भी चाइना से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आ रही है, यहाँ तक कि प्लास्टिक की चम्मच और त्योहारों पर मिलने वाली भगवान की मूर्तियाँ भी। और इसके अलावा भी कई बड़े सेक्टर हैं जिन्हें चाइना ने बहुत फोकसली टारगेट किया, जैसे हेल्थ, मिलिट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत कुछ। और यही सब कारण है कि चाइना आज इंडिया से इतना ज्यादा आगे है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग चाइना इंडिया से 30 साल आगे है और अगर आज के वक्त में इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना इंडिया से 5.5 टाइम्स ज्यादा रिच है। वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस बारे में कोई और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।